जी अस्सलाम वालेकुम C56 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 3 आज के लेक्चर में स्टैंडर्ड कवर करने जा रहे हैं हम ISA 700 अनमोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। पहले ये बताइए कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ISA 200 कल वाला स्टैंडर्ड जो हमने पढ़ा था रिवाइज़ किया उन्होंने घर जाके, ऑफिस में कहीं टाइम मिला हो, रिवाइज़ किया है? शाबाश। अच्छा नहीं 200 पढ़ लिया, 200 जो कल क्लास में कवर किया था, घर जाके देखा है उसको, पढ़ा है, समझ आ गई? कोई क्वेश्चन 200 में से कोई क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट सारे समझ आ गए हैं। चलिए वो अभी उसका क्विज़ मैंने तैयार नहीं किया, अब मैं उम्मीद है कि आज या कल में तैयार करके ना दोनों 200 का भी 700 का भी आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा 700 की प्री रीडिंग आपको बोला था करने के लिए, यानी टॉपिक्स बताए थे कैफ 8 के जो कि ISA 700 से रिलेटेड हैं। कितने स्टूडेंट्स उनको रीड करके हैं? ये नहीं रीड करके हैं। लेक्चर कल का पढ़ लिया, लेकिन आज के लेक्चर की जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं लिखी है जो कैफ लेवल पे आपने पढ़ी थी। चलें कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट टाइम जब भी प्री रीडिंग आपको असाइनमेंट दूँ तो वो आपने पढ़ के आने। बल्कि मैं यूँ करूँगा कि आज अगले हफ्ते की जितनी भी प्री रीडिंग है ना वो सारी इस हफ्ते में शेयर कर दूँगा, क्योंकि हो सकता है डेली बेसिस पे आप ना पढ़ सकते हो, तो वीकेंड पे टाइम मिलेगा तो आप उसको कवर कर लीजिएगा, लेकिन पढ़ के लाजमी आइएगा। आज स्टैंडर्ड जो हम कवर करने जा रहे हैं ISA 700 है। 200 में हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे। 700 सीरीज जो है ना, 700, 701, 705, 706, 710, 720, ये सारी सीरीज रिपोर्ट से रिलेटेड है, ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन ये है कि ऑडिट रिपोर्ट तो प्रैक्टिकली हम ऑडिट के एंड पे देते हैं जाके, ठीक है। यहाँ पे हमने दूसरा ही स्टैंडर्ड रिपोर्ट वाला क्यों स्टार्ट कर लिया? इसलिए कि तकरीबन हर स्टैंडर्ड में, या यूँ कह लें कि बहुत से स्टैंडर्ड्स में जब वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स बताता है तो फिर उसके बाद ये भी डिस्कस करता है कि अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी ना हो रही हो तो इसका रिपोर्ट पे ये इफ़ेक्ट आएगा, ये रिक्वायरमेंट पूरी ना हो रही हो तो इसका रिपोर्ट पे ये इफ़ेक्ट आएगा। यानी हर तक मेजॉरिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स में इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट डिस्कस हुआ है। इसलिए जब तक आप इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट डिस्कस पहले नहीं पढ़ लेते तो उन स्टैंडर्ड्स को भी कंप्लीट अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे जिनमें इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट मौजूद है। तो इसीलिए हम पहले रिपोर्टिंग के टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं, ताकि जब फॉर एग्जांपल हम ISA 505 पढ़ रहे हो, उसमें वो बता रहा हो एक्सटर्नल कंफर्मेशन सेंड करने की इजाज़त नहीं दी, क्लाइंट ने रिफ्यूज़ कर दिया, तो उसका इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा? ठीक है। ISA 501 या 510 जब हम कर रहे हो तो ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर हम एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सके, उसका इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा, तो वो हमें पता हो। ठीक है, वो स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो कि इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट डिस्कस करते हैं। तो जब रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आप कवर कर लेंगे, आपको पूरा पता चल जाएगा रिपोर्ट में सारे सेक्शंस कौन कौन से होते हैं, किस सिचुएशन में कौन सा सेक्शन है इफेक्ट होता है। तो जब इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट वाले पैराग्राफ आएंगे अदर स्टैंडर्ड्स में, तो आप उनको आसानी से समझ लेंगे। ISA 700 है फार्मिंग एंड ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम अब रिपोर्ट्स को दो बड़े हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, अनमोडिफाइड रिपोर्ट और मॉडिफाइड रिपोर्ट। ठीक है, अनमोडिफाइड वो रिपोर्ट होती है जो कि स्टैंडर्ड रिपोर्ट होती है, इसमें किसी किस्म का स्टैंडर्ड से हटके चेंज नहीं होता। ठीक है, कोई एडिशनल पैराग्राफ मौजूद नहीं होता, सिर्फ वही पैराग्राफ मौजूद होते हैं जो कि स्टैंडर्डाइज्ड हैं, यानी जो हर रिपोर्ट स्टैंडर्ड ऐसे मैंने बोला था जो हर ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड होंगे, उन्हें हम कहते हैं अनमोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। तो जो ISA 700 है ये हमारा रिलेट करता है अनमोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट से। और फिर इसके बाद 705 और उससे ऑनवर्ड जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मॉडिफिकेशन इन रिपोर्ट से रिलेट करते हैं, यानी जो अदर स्टैंडर्ड्स होंगे वो कहेंगे अच्छा रिपोर्ट के अंदर ये पैराग्राफ ये सिचुएशन है तो ये पैराग्राफ में ये फ़र्क पड़ेगा, ये सिचुएशन था तो ये पैराग्राफ में ये फ़र्क पड़ेगा। यानी पहले आपको एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट समझा रहा है, रिपोर्ट का स्टैंडर्ड टेम्पलेट ये होता है। फिर उसके बाद कहेगा ये सिचुएशन हो तो ये चेंज आएगा, एक दूसरा स्टैंडर्ड आएगा वो कहेगा ये मसला आ जाए तो ये इस चीज़ को चेंज करना है। मॉडिफिकेशन बाद में डिस्कस करनी है हमने अदर स्टैंडर्ड में। तो जो हमारा स्टैंडर्ड समझ लीजिए किसी हद तक 701 भी इंक्लूड कर लें, और इसके बाद फिर 705 है, 706 है, 710 है, 720 है, ये जो सारे स्टैंडर्ड्स हैं ये मॉडिफिकेशन से रिलेट करते हैं। 700 हमारा पहला स्टेप है रिपोर्ट सीखने का, ये अनमोडिफाइड या स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट को डिस्कस करता है कि अगर सब कुछ ठीक हो रहा हो, स्टैंडर्ड के मुताबिक हो,
कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन भी ना हो, तो उस सूरत में हमारी ऑडिट रिपोर्ट कैसी होगी ये बता रहा है। ठीक है, इसमें कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन वाला कंसेप्ट हम कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम इसको रेलिवेंट है दोबारा डिस्कस करेंगे ब्रीफली। एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये स्टैंडर्ड समझ लीजिए 80% के करीब जो स्टैंडर्ड है ना वो इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 पे बेस कर रहा है। ये 80% समरी। एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का मतलब क्या है कि एक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। एलिमेंट्स में पैराग्राफ्स भी शामिल होते हैं और पैराग्राफ के अलावा कुछ दूसरी चीजें भी शामिल होती हैं, जैसे डेट ऑफ रिपोर्ट है, एलिमेंट तो है, पैराग्राफ नहीं है। लेकिन ओपिनियन पैराग्राफ, बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ, मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ, ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ, ये पैराग्राफ है, एलिमेंट भी है। तो एलिमेंट से मुराद रिपोर्ट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाएगी। कुछ एलिमेंट्स पैराग्राफ होंगे, कुछ एलिमेंट्स अदर देन पैराग्राफ होंगे। हम एक एक एलिमेंट को डिस्कस करेंगे क्योंकि बाद में डिफरेंट सिचुएशन में इन्हीं एलिमेंट्स की मॉडिफिकेशन हो रही होगी। फिर ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 वाला कंसेप्ट है ये आपने कैफ लेवल पे पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कैफ लेवल पे आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग ली होगी अगर आपको याद हो। लेकिन अगर नहीं भी भूल गए हैं या पढ़ के नहीं है तो हम इंशाल्लाह इसको अभी डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद है सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, ये एडिशनल कंसेप्ट है आपका। और फिर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये कंसेप्ट भी आपका एडिशनल है। हालांकि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता क्या कल के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। आज इसमें मॉडिफिकेशन आएगी, चेंज आएगा। बस समझ लीजिए इसको एडवांस लेवल पे हम स्टडी करेंगे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को। क्लियर, स्कोप समझ आ गया। ISA 700 में सबसे बड़ी डिस्कशन किस चीज के ऊपर की गई है? सबसे बड़ी डिस्कशन, सबसे ज्यादा डिस्कशन किस चीज के ऊपर है? एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। और इसके अलावा कुछ और कंसेप्ट्स भी डिस्कस किए गए हैं। वो कौन कौन से? सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन भी 700 में डिस्कस हुआ है और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की डिफरेंट सिचुएशंस ये भी 700 में डिस्कस हुआ। ठीक है, तो अगर कभी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन आपके जहन में आ जाए ये लफ्ज, फौरन उसके बाद कौन सा स्टैंडर्ड जहन में आए? ISA 700। स्टार्ट करते हैं जी इसको। इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन में कह रहा है जी ISA 700 गौर से अल्फाज पढ़िएगा। एक लफ्ज चेंज हो गया ना स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा। ISA 700 डील्स विद ऑडिट। ऑडिट को अंडरलाइन कर लें, नोट्स मिल गए ना आपको, ऑडिट को अंडरलाइन कर लें। इसका मतलब है 700 रिव्यू को डील नहीं करता, 700 कंपाइलेशन एंगेजमेंट को डील नहीं करता, 700 एग्रीड अपॉन प्रोसीजर को डील नहीं करता। किसको डील करता है? ऑडिट को। ये 700 डील करता है ऑडिट को। इसका मतलब है रिव्यू आ गया कोई और स्टैंडर्ड होगा, कंपाइलेशन कोई और स्टैंडर्ड, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर कोई और स्टैंडर्ड। इसीलिए हर ऑडिट रिपोर्ट स्टार्ट होती है या होनी चाहिए वी हैव ऑडिटेड से। तो हर रिव्यू रिपोर्ट किससे स्टार्ट होगी? वी हैव रिव्यूड से। शाबाश, ठीक है। और कंपाइलेशन एंगेजमेंट किससे स्टार्ट होगी? वी हैव कंपाइल्ड से। ठीक है। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर किससे स्टार्ट होंगे? वी हैव एग्जामिन्ड से शायद, या वी हैव परफॉर्म्ड प्रोसीजर से, मे बी वी हैव एग्जामिन्ड से। इसका मतलब ये हुआ रिपोर्ट के अल्फाज एंगेजमेंट को इंडिकेट कर रहे होते हैं। ये हो गया ऑडिट। ऑडिट ऑफ, अच्छा किसके ऑडिट से? भाई जनरल पर्पस फाइनेंशियल, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सी? जनरल पर्पस। इसका मतलब है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस होंगी तो ISA 700 में डील नहीं होगी। आइंदा जब कभी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लफ्ज है, दूसरा सवाल आपके जहन में आना चाहिए जनरल पर्पस है कि स्पेशल पर्पस है। अमूमी तौर पे जनरल पर्पस होती है। अगर जनरल पर्पस है तो किस स्टैंडर्ड में जाना है? 700 में। स्पेशल पर्पस है तो किस स्टैंडर्ड में जाना है? 800 में। शाबाश। जनरल पर्पस एंड कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंप्लीट सेट से क्या मुराद है? सारी फाइनेंशियल। क्यों? क्या कभी ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकता है? अगर ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किस स्टैंडर्ड में जाएंगे? 805 में। शाबाश। और अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है फिर किस स्टैंडर्ड में जाएंगे? 810 में। तो 700, इसका स्कोप क्या है? 700 का ऑडिट है, जनरल पर्पस है
कंप्लीट सेट है, 3 अल्फाज। 700 का स्कोप क्या है? सिर्फ ऑडिट नहीं बोलना, ऑडिट है, जनरल पर्पस है, कंप्लीट सेट है। आगे इसी को एक्सप्लेन कर रहा है, कह रहा है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस है 800 पे जाओ, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है यानी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, किधर जाओ? 805 पे जाओ। समरी फाइनेंशियल में 810 पे जाओ। यहाँ पे टिप लिख लीजिए, एग्जाम क्वेश्चन में आंखें खोल के देखना है कौन सी इंगेजमेंट है। इंगेजमेंट होगी स्पेशल पर्पस की, आप चले जाएंगे 700 में, सारा क्वेश्चन फारग। क्योंकि जब वो स्पेशल पर्पस पूछेगा तो अगर एग्जामिनर 700 भी ऑडिट का क्वेश्चन है, ऑडिट का टॉपिक है, 800 सीरीज भी ऑडिट का है एग्जाम में। अच्छा, कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो 700 में कॉमन है, 800 में भी कॉमन है। कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो डिफरेंट है, ठीक है। अगर आप एग्जामिनर हो, 800 सीरीज का क्वेश्चन सेट करें तो कौन से वाले कंसेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे, जो कॉमन है कि जो डिफरेंट है? डिफरेंट है। एग्जामिनर भी यही करता है। इसका मतलब अगर आपने गलत डिसीजन कर लिया ना, 800 का क्वेश्चन हुआ, आपने जल्दी जल्दी में सिर्फ ऑडिट को पढ़ा, स्पेशल पर्पस पढ़ा ही नहीं, तो इसका मतलब है आप 700 के मुताबिक जवाब दे रहे हैं, पूछा 800 है, कितने नंबर मिलेंगे? 0। तो नेचर ऑफ एंगेजमेंट को ध्यान से देख लेना है। कल भी ये बात कहीं चलते चलते बताई थी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 समझ आ गया? 2 सुन लीजिए। 2 में कोई इतनी काम की चीज़ नहीं है, मतलब पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। आगे इसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे, लेकिन इसमें कोई हाईली टेक्निकल चीज़ नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर कंसेप्ट आप कैफ लेवल पे पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और जो चीज़ें CFAP के हवाले से अहम होंगी उनको थोड़ा मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा। यानी बजाय ये कि मैं हर एलिमेंट पे एक जैसा टाइम लगाऊं, मैं जो एलिमेंट ईजी हैं, अंडरस्टैंड कर चुके कैफ लेवल पे आप, उनको मैं थोड़ा फास्ट वे में बनाऊंगा। जो जो CFAP के लिए अहम है उनके ऊपर मैं फोकस कराऊंगा। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि बराबर रखें काम हर एक एलिमेंट के ऊपर, इंपॉर्टेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। शाबाश, इसको कहते हैं रिस्क बेस्ड अप्रोच, कि जो चीज़ अहम है, जो एरिया अहम है, जिसमें गलती का चांस ज़्यादा होता है, उसके ऊपर ज़्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करना है। ठीक है जी। चलिए, एलिमेंट आर्टस रिपोर्ट इज ऑलवेज इन रिटन फॉर्म। रिटन फॉर्म में होती है भाई, ज़बानी कलामी रिपोर्ट कभी नहीं होती है, तो हमें पता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि वो रिटन फॉर्म हार्ड फॉर्म में भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है, सॉफ्ट फॉर्म में भी आप रिपोर्ट दे सकते हैं। सॉफ्ट फॉर्म में साइन कैसे करेंगे? रिपोर्ट का एक अहम एलिमेंट है साइन। साइन कैसे करेंगे? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। शाबाश। फिर कह रहा है सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा? फॉलोइंग एलिमेंट टाइटल। टाइटल में क्या होगा? ऑडिटर रिपोर्ट शैल हैव टाइटल दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। रिव्यू रिपोर्ट आपको मैंने नहीं पढ़ाई, उसका टाइटल बताइए, फटाफट बताइए, जजमेंट अप्लाई कर ले, नहीं पता तो। इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स रिपोर्ट। शाबाश। और क्या कंपाइलेशन एंगेजमेंट में या एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर का लफ्ज बोलेगा, इंडिपेंडेंट रिव्यूअर का लफ्ज बोलेगा, कि उसमें इंडिपेंडेंट का लफ्ज आएगा ही नहीं? आएगा ही नहीं। और ऑडिटर रिव्यू का लफ्ज भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो ऑडिटर रिव्यू है ही नहीं। ऑडिटर रिव्यू है ही नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ओपिनियन आएगा? ओपिनियन या कंक्लूजन का पैराग्राफ आएगा? आएगा। रिव्यू रिपोर्ट के अंदर ओपिनियन कंक्लूजन का पैराग्राफ आएगा? आएगा। रिव्यू में भी आएगा कंक्लूजन। अच्छा बताइए, गैस कीजिए, कंपाइलेशन एंगेजमेंट एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में, या जो दूसरी एंगेजमेंट्स है, कोई दूसरी एंगेजमेंट, ये कंपाइलेशन या एग्रीड अपॉन की बात करता हूं, फिलहाल सिर्फ इसी के ऊपर सोचे, क्या इसमें ओपिनियन या कंक्लूजन पैराग्राफ आएगा? कंपाइलेशन एंगेजमेंट एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में, फटाफट बताइए, फटाफट। कंपाइलेशन एंगेजमेंट एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में ओपिनियन पैराग्राफ आएगा कंक्लूजन के नहीं आएगा? यस नो करें। नहीं आएगा। शाबाश। क्यों नहीं आएगा? वो नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है। असूल याद रखे, लिख लीजिए, रिपोर्ट हर एंगेजमेंट की होगी। रिपोर्ट हर एंगेजमेंट की बनेगी, चाहे एश्योरेंस एंगेजमेंट है चाहे नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। ओपिनियन या कंक्लूजन सिर्फ एश्योरेंस एंगेजमेंट्स में आएगा, ये लिख लें। ठीक है, अब मैं दोबारा नहीं लिख रहा क्योंकि CFAP में इतना टाइम नहीं होता दोबारा। जिसने लिख लिया सो लिख लिया, जिसने नहीं लिखा दोबारा। लेकिन फिर भी अभी चूंकि शुरू है तो आपको आदत नहीं होगी, इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ। रिटन रिपोर्ट हर एंगेजमेंट की होगी, लेकिन कुछ एंगेजमेंट्स में ओपिनियन या कंक्लूजन पैराग्राफ आएगा, कुछ में नहीं आएगा। किस में आएगा? एश्योरेंस एंगेजमेंट। किस में नहीं आएगा? नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। शाबाश।
तो ये टाइटल है, टाइटल से पता चलता है ये कौन सी एंगेजमेंट है, ठीक है, कौन सी एंगेजमेंट है। और टाइटल डायरेक्टर रिपोर्ट से भी डिफरेंशिएट करता है। एक ऑडिटर रिपोर्ट होती है ना, एक डायरेक्टर रिपोर्ट भी होता है। डायरेक्टर रिपोर्ट समझते हैं क्या होते हैं, क्या होती है डायरेक्टर रिपोर्ट? एनुअल रिपोर्ट के साथ, एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, मुझे तो एनुअल रिपोर्ट भी नहीं पता। एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, कंसेप्ट सुन लें भैया जल्दी से। एनुअल रिपोर्ट्स, हर कंपनी ने अपने पूरे साल की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट बना के शेयर होल्डर को देनी है, इसे कहते हैं एनुअल रिपोर्ट। हर कंपनी ने पूरे साल की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट शेयर होल्डर को बना के देने से क्या कहते हैं, एनुअल रिपोर्ट। बताइए क्या परफॉर्मेंस सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है कि नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी होती है? नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, शाबाश। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाती है। अगर डायरेक्टर ने बहुत अच्छे काम किए, कोई स्कूल खोला है, कोई चंदा दिया है, कोई जदगान की, कोई आफत आई खुदा न खास्ता मुल्क में, उसमें लोगों की मदद की है, इस तरह की एक्टिविटीज की है, ठीक है, क्या ये भी शेयर होल्डर्स को पता चलनी चाहिए कि नहीं पता चलनी चाहिए? बिल्कुल। ट्रू परफॉर्मेंस तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों होती है ना। खासतौर पे मॉडर्न वर्ल्ड में अब ज़्यादा फोकस नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये कंसेप्ट किस वजह से आए? इसी वजह से कि फाइनेंशियल फिगर्स जो होती है ना, वो आपकी कंप्लीट परफॉर्मेंस को इंडिकेट नहीं कर रही होती। तो इसीलिए जो कंपनी की मैनेजमेंट, सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, वो कहते हैं भैया एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हम बना के भेजेंगे ही, उसमें कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी देंगे। अमूमी लाजमी नहीं है, लेकिन अमूमी तौर पे ये अदर इंफॉर्मेशन होती है नॉन फाइनेंशियल, लेकिन इसमें कुछ फाइनेंशियल चीज़ें भी मजीद डिस्कस कर सकते हैं जिनको हाईलाइट करना चाहें शेयर होल्डर्स। लेकिन जो इसका बड़ा पर्पस है, बेसिक पर्पस, वो क्या था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, उसका फोकस फाइनेंशियल अदर इंफॉर्मेशन। क्लियर? ये दोनों एनुअल रिपोर्ट है। एनुअल रिपोर्ट में एक तीसरी चीज़ भी होती है जो मैंने नहीं बताई, कोई बता सकता है तीसरी चीज़ क्या होती है? एनुअल रिपोर्ट जब शेयर होल्डर्स को भेजी जाती है डायरेक्टर की तरफ से, तीसरी, शाबाश, ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट, अब बताइए जरा गैस कीजिए, ऑडिटर रिपोर्ट किस चीज की वेरिफिकेशन कर रही होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी को बता कमेंट कर रही होती है या अदर इंफॉर्मेशन के? ऑडिटर रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी पे ओपिनियन दिया जाता है, अदर इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी पे ओपिनियन नहीं दिया जाता। अल्फाज कंसेप्ट, लेकिन इसको इग्नोर भी नहीं किया जाता। अजीब बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट में, एनुअल रिपोर्ट में तीन चीजें होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर इंफॉर्मेशन और ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है भला? डायरेक्टर्स रिपोर्ट, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट वगैरह वगैरह वगैरह। सबसे बड़ी एग्जांपल डायरेक्टर रिपोर्ट है, इसी को लेके चलते हैं। याद रखिए ऑडिटर रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ऑडिटर बताता है कि ठीक है कि नहीं, इसके बारे में ओपिनियन देता है। अदर इंफॉर्मेशन के बारे में ओपिनियन नहीं देता, लेकिन इसको इग्नोर भी नहीं करता। फर्क क्या है समझ लीजिए, कंसेप्ट समझ लें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्टिवली चेक किया जाता है, एक्टिवली भाग दौड़ करके, ये ट्रांजैक्शन पकड़, इसका सैंपल उठा, ये चेक कर, इसका सैंपल उठा, ये चेक कर, इसका सैंपल उठा, ये चेक कर, इसको ओपन करके हर एरिया की ट्रांजैक्शन को सैंपल बेस पे चेक करके कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। अदर इंफॉर्मेशन में हर चीज जो जिक्र होती है उसको चेक किया ही नहीं जाता, अदर इंफॉर्मेशन में किसी चीज को चेक नहीं किया जाता। लेकिन स्टैंडर्ड ने ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आप जरा इंडिपेंडेंट बनिए, न्यूट्रल बन के मुझे बताइए,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी जिम्मेदारी में शामिल है एज ऑडिटर, सही है कि गलत आपने बताना है। इसकी चेकिंग करेंगे, चेकिंग ओके। अदर इंफॉर्मेशन डायरेक्टर रिपोर्ट आपकी जिम्मेदारी में नहीं है, चेकिंग करेंगे नहीं। जो चीज जिम्मेदारी नहीं है क्यों करेंगे, क्योंकि वो नहीं करेंगे ना, ठीक है। क्या आपको काउंटी के कंसेप्ट समझाना मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि क्वेश्चन मर्ज करके पूछ रहे हैं ना। कंसेप्ट समझाना मेरी जिम्मेदारी है, क्वेश्चन करवाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। स्कोप क्लियर हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोई नहीं होगा इधर, कंसेप्ट हो रहे होंगे। हाँ, इन्वेंटरी की बेसिस क्या है, रिवैल्यूएशन की बेसिस क्या है, IAS 40 क्या कहता है, ठीक है। IFRS 15 में क्या डिस्कस हुआ है, ये ज़बानी कलामी डिस्कशन होगी जो क्वेश्चन की हद तक। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन सा स्कोप है, वो आपके C5 का स्कोप है, उधर सीखेंगे। उसी तरह हमारा स्कोप क्या है एज ऑडिटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, अदर इंफॉर्मेशन तो नहीं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते करते अदर इंफॉर्मेशन में कोई गड़बड़ सामने आ जाए? चेक कर नहीं रहे थे, ऐसे होता है ना, साइंसदान तजर्बा कुछ और कर रहे होते हैं, याद कोई और चीज हो जाए, वो साइंसदान क्या कहता है फिर, नहीं नहीं मैंने तो ये याद करनी नहीं थी, इसको कूड़े में डाल दो, ऐसे करता है कि दुनिया को बता देता है कि ये भी चीज है। उसी तरह एज ऑडिटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते करते अगर अदर इंफॉर्मेशन में कोई गड़बड़ नजर आ जाए हम वो भी बता देते हैं। लेकिन हम ये कह देते हैं कि भाई ये हमने सिर्फ इनको पढ़ा था, देखा, ये गलती नजर आई, हम आपको बता रहे हैं, ओपिनियन नहीं दे रहे। ओपिनियन देने का मतलब होता है कि हमने एक चीज के जब आप ओपिनियन देते हैं इसका मतलब है आपने उस चीज को सारा चेक कर लिया है, और सारा चेक करने के बाद अब उसमें ये मसला है या ये मसला नहीं है। लेकिन अदर इंफॉर्मेशन में आप ये नहीं कह रहे होते कि हमने अदर इंफॉर्मेशन को सारा चेक कर लिया, बल्कि क्या कह रहे होते हो, भाई हम तो अपना रूटीन का काम कर रहे थे, उसमें ये मसला भी सामने आ गया। इसका मतलब क्या है, मे भी और भी मसले हों लेकिन हमारे सामने नहीं आए। अदर इंफॉर्मेशन में अगर कोई मिस स्टेटमेंट है उसको रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी हमारी सिर्फ तब है जब वो सामने आ जाए। भाई समझ रहे हैं, मैं पता नहीं समझा पा रहा हूं कि नहीं। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारी एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको चेक करना, ठीक है। एक एक ट्रांजैक्शन यानी एक एक एरिया को, ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए, एक एक एरिया को चेक करना हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। लेकिन अदर इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना हमारी जिम्मेदारी में शामिल नहीं है। हाँ, अगर अपना काम करते करते अदर इंफॉर्मेशन में कोई मसला आ गया वो हम बता देंगे। और कहाँ बताए, अलग से रिपोर्ट होनी चाहिए, किसी रिपोर्ट में बता दें, इसी रिपोर्ट में बता दें। उस पैराग्राफ के टाइटल में क्या आना चाहिए, अदर इंफॉर्मेशन के रिपोर्ट ऑन अदर इंफॉर्मेशन। रिपोर्ट तो दे नहीं रहे, ओपिनियन तो दे नहीं रहे, अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन बहरहाल उसका डिटेल हम स्टडी करेंगे, या यूं चले यार वो टेक्निकल डिस्कशन होगी, इसको छोड़े। सिंपल दोबारा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पुराना क्वेश्चन भूल जाए। अगला क्वेश्चन, अदर इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ हमारी रिपोर्ट में होना चाहिए कि नहीं, और उसका नाम अदर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, अदर मैटर होना चाहिए, कि अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, अदर इंफॉर्मेशन होना चाहिए। पक्का एग्री करते हैं, यहां तक बात समझ आई? अच्छा अब सुने, अदर इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन है हर वो इंफॉर्मेशन जो एनुअल रिपोर्ट में शामिल है सिवाय ऑडिटर्स रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। यानी ये बैलेंसिंग डेफिनेशन है कि एनुअल रिपोर्ट में इन दो के अलावा जो भी चीज हुई वो अदर इंफॉर्मेशन है। डन जी, आगे चलते हैं वापस आते हैं। तो टाइटल से हमें पता चल जाता है कि भैया ये ऑडिटर रिपोर्ट है कि डायरेक्टर रिपोर्ट है। ऑडिटर रिपोर्ट का टाइटल क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। डायरेक्टर रिपोर्ट का टाइटल क्या होगा, डायरेक्टर रिपोर्ट। कैसे पता चलेगा ये रिपोर्ट कौन सी है, शेयर होल्डर को कैसे पता चलेगा, वो तो दोनों एक ही जगह पे आगे पीछे, सफ़ा भी एक ही जैसा ही होता है, साइज एक जैसा, फॉन्ट साइज भी, राइटिंग स्टाइल भी तकरीबन एक जैसी, कैसे पता चलता है, टाइटल से। टाइटल क्लियर, आगे चले। एड्रेसी, एड्रेसी का मतलब क्या है, कौन एड्रेसी, जिसके लिए रिपोर्ट प्रिपेयर की जा रही है, जिसके लिए रिपोर्ट
एक लफ्ज हम बोलते हैं क्लाइंट, ठीक है, जिसने हमें एंगेज किया। स्टैट्यूटरी ऑडिट जब होता है ना, हमें अपॉइंट भी शेयर होल्डर करते हैं और हम रिपोर्ट भी शेयर होल्डर्स को देते हैं। अच्छा, देते हैं वाया डायरेक्टर्स हैं, यानी रिपोर्ट बना के डायरेक्टर को देते हैं। डायरेक्टर का काम सिर्फ डाकिए का होता है कि इधर से रिपोर्ट पकड़ी, शेयर होल्डर को भिजवा दी। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट में हमें इंगेज कौन कर रहा है? शेयर होल्डर। रिपोर्ट किसको हम दे रहे हैं? शेयर होल्डर्स को। तो एड्रेसी कौन होगा? शेयर होल्डर, जिसे पाकिस्तान में मेंबर्स बोलते हैं, मेंबर्स, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है हमें इंगेज कोई और करे? रिपोर्ट किसी और को दे रहे हो, एग्जाम्पल दीजिए। हाँ, लोन लेने के लिए गए, बैंक ने कहा शेयर होल्डर से, डायरेक्टर से ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आओ। इंगेज हमें क्लाइंट कर रहा है, डायरेक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट किसके लिए बन रही है? बैंक के लिए। एड्रेसी कौन होगा? ये आपने वैल्यूएट करना है, केस टू केस वेरी करता है। अमूमी तौर पे हम इसमें डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर को, अच्छा शेयर होल्डर्स को तो नहीं एड्रेसी बनाएंगे। सवाल किस में है? इस वाली लोन वाली एग्जांपल में एड्रेसी डायरेक्टर होगा कि बैंकर होंगे, ये मसला है ना। शेयर होल्डर्स एड्रेसी होंगे कि नहीं, ये सवाल तो नहीं है। वो तो नहीं होंगे, वो तो नहीं होंगे। तो हमें इंगेज कर रहे हैं, डायरेक्ट इंगेज कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं डायरेक्टर्स, लेकिन रिपोर्ट हम बना रहे हैं बैंकर्स के लिए। इस तरह की सिचुएशन में स्टैंडर्ड क्या कहता है? एड्रेसी के ऊपर, एड्रेसी में मैनेजमेंट का ही नाम लिखें, डायरेक्टर्स का ही नाम लिखें, लेकिन अपनी रिपोर्ट के अंदर एक पैराग्राफ ऐड कर ले जिसमें क्लियरली बड़े बड़े अल्फाज में, क्लियर अल्फाज में लिख दीजिए कि ये रिपोर्ट इस बैंक के लिए, ये लोन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। वो पैराग्राफ को क्या बोलते हैं, याद है आपको? एम्फसिस ऑफ मैटर के अदर मैटर। व्हेन ऑडिटर रिस्ट्रिक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट, अदर मैटर। शाबाश, बात समझ आई? एड्रेसी का मतलब क्या? किसको रिपोर्ट दी जाएगी, किसको रिपोर्ट, जो हमारा एड्रेस, ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट में एड्रेसी होते हैं शेयर होल्डर, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट में एड्रेसी नॉर्मली होते हैं डायरेक्टर्स। केस टू केस वेरी करता है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए हमें इंगेज किया है डायरेक्टर्स ने, रिपोर्ट बन रही है लेकिन किसी डोनर के लिए, किसी लेंडर के लिए, तो उस सूरत में एड्रेसी डायरेक्टर, लेकिन किसके लिए रिपोर्ट बन रही है, किस मकसद के लिए? ये कहाँ आएगा? एड्रेसी में नहीं आएगा। यानी वो जो बैंकर है वो हमारा एड्रेसी नहीं है। रिपोर्ट हालांकि उसी के लिए बन रही है, एड्रेसी जिसने हमें एंगेज किया, हमें पॉइंट तो नहीं किया बैंक ने, तो एड्रेसी डायरेक्टर। लेकिन बैंक का भी नाम जिक्र आएगा, कहाँ? एड्रेसी में नहीं आएगा। कहाँ आएगा? अदर मैटर पैराग्राफ में। ये बात समझ रहे हैं? तो एड्रेसी क्लियर। चलें इसके साथ, चलें अपने अल्फाज में जिस तरीके से मुनासिब समझे एड्रेसी लिख दें। मैंने इसके साथ आपको अदर मैटर का एग्जाम्पल दे दिया कि अगर रिपोर्ट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, स्पेसिफिक यूजर के लिए है, तो हम क्या करेंगे? अदर मैटर पैराग्राफ में। अब यहां पे सुन लीजिए, देखिए लिखा कुछ और होता है लेकिन इससे लिंक हो रही होती है, एग्जाम में लिंक करके पूछते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी स्पेशल यूजर, स्पेसिफिक यूजर के लिए बने ना, तो उसमें रेलिवेंट कंसेप्ट होता है कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यूज करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में स्पेसिफिक यूजर हो, याद है? कल हमने स्पेसिफिक यूजर का कंसेप्ट फ्रेमवर्क के बारे से भी पढ़ा था। उसमें अगर स्पेसिफिक यूजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन ही किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए रही हैं,
तो फ्रेमवर्क कौन सा यूज होगा? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अच्छा, बन चाहे सबके लिए रही हो, लेकिन ऑडिट किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए हो रहा है। ऑडिट किसी इसमें कौन सा कंसेप्ट आएगा? ऑडिट अदर मैटर पैराग्राफ, कि हम अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे। बताना ये चाह रहा हूं कि कंसेप्ट समझने से पहले आपने ये जहन में बिठा लेना है, ये कंसेप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करता है कि ऑडिट से रिलेट करता है। ठीक है, हम ऑडिट स्पेसिफिक यूजर के लिए कर रहे हैं, ये ऑडिट से रिलेट करता है कंसेप्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेसिफिक यूजर के लिए बन रही हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करता है। अब जाहिर आपको लग रहा होगा एक ही चीज, लेकिन कभी कभी फर्क भी होता है। ठीक है, वो आगे स्टडी करेंगे, आगे कंसेप्ट। यहां तक बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलें, एड्रेस लिखा तो इसमें छोटा सा ही है, लिखा तो आप घर बैठ के भी पढ़ सकते थे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आपको वो कंसेप्ट बताऊं जो कि इसके अंदर के कंसेप्ट है। जो नहीं लिखा जी, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल यूजर के लिए बनी है, ऑडिट स्पेसिफिक यूजर्स के लिए है, तो हम अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे। किस लिए? स्पेसिफिक यूजर बताने के लिए कौन है। ठीक है, लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के लिए बनी, स्पेसिफिक यूजर के लिए, और फिर ऑडिट भी उसी के लिए हुआ है। अब ये एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, इसमें दो पैराग्राफ आ रहे हैं, एक एमसीसो मैटर पैराग्राफ, ये टेक्निकल बात है जल्दी समझ नहीं आती, एक एमसीसो मैटर पैराग्राफ आएगा, एक अदर मैटर आएगा। एमसीसो मैटर पैराग्राफ किस वजह से आएगा? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की वजह से। अदर मैटर पैराग्राफ किस वजह से आएगा? स्पेसिफिक यूजर्स की वजह से। शाबाश, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क अलग कंसेप्ट है, स्पेसिफिक यूजर के लिए ऑडिट करना अलग कंसेप्ट है। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में उसने बहुत सी केस स्टडी में ये कंसेप्ट टेस्ट किया हुआ है। अब मूवी स्टूडेंट एक बता के निकल जाते हैं आगे। आगे चलते हैं। ओपिनियन, इस सेक्शन में क्या होगा? इस सेक्शन में पहले लिखा जाएगा कि हमने क्या किया है, हमने ऑडिट किया है, किस कंपनी का किया है, किस साल का किया है। अहम चीजों से मैं नोट कर ले। अगर ऑडिट एंगेजमेंट है लिखा होगा वी हैव ऑडिटेड, अगर रिव्यू एंगेजमेंट है क्या लिखा होगा? वी हैव रिव्यूड। एंटिटी का नाम लिखा होगा जो भी है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा, आइडेंटिफाइंग टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें नोट कीजिएगा, अगर तो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पांचों चीजों के नाम आएंगे। लेकिन अगर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, फिर यहां पे सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम नहीं लिखना। जिस सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या जिस सिंगल एलिमेंट को आपने ऑडिट किया उसका नाम लिखना है। ठीक है, ये ना ऑडिट करें सिर्फ इनकम स्टेटमेंट यहां पे पांचों लिख दे, तो वो आपको पकड़ लेंगे। वो कहेंगे भैया आपने तो सारा ऑडिट किया, तो बाकियों के बारे में बताएं कि उन पे क्या एविडेंस लिया। आप कहेंगे उन पे तो हमने एविडेंस ही लिया। उन्होंने कहा चलो आ जाओ फिर। गलत किया ना, ऑडिट एक किया, रिपोर्ट में 5 लिख दिए। एंड पीरियड कवर्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीरियड को भी देखिए। ये ना मैं बता रहा हूं, आप कह रहे हैं कि पता नहीं सर किधर से किधर पहुंच गए हैं, वो तो चीजें लिखी नहीं हुई जो बता रहे हैं। ये चीजें आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं और समझ आ जाएंगी, मुझे पता है। तो मैं इनके अंदर के जो दूसरे कंसेप्ट हैं, दूसरे स्टैंडर्ड, वो साथ साथ बता रहा हूं। पीरियड कवर्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम कितने पीरियड का ऑडिट करते हैं, या हमारी जो एंगेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करते कितने पीरियड का? गलत। पीरियड 12 महीनों से लेस का भी हो सकता है, ज्यादा का भी हो सकता है। नॉर्मली 12 महीनों का करते हैं। ये तो ऐसे ही है जैसे मैं पूछूं आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पीरियड क्या होता है, आप कहें 12। ठीक है, कैफ लेवल तक ठीक है, लेकिन सीफएफ लेवल का बताना चाहिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का पीरियड 12 महीने से कम का भी हो सकता है, ज्यादा का भी हो सकता है। क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि यूएसए में 24 महीनों का ऑडिट होता है, 12 महीनों का अलग, 12 महीनों का अलग, उसमें 2 पीरियड होते हैं। हैं जी बात कंपैरेटिव फाइनेंशियल। तो पीरियड याद रखे, 3 महीने का भी रिव्यू में मुमकिन तौर पे 3 या 6 महीने का होता है।
ऑडिट में 12 महीने का होता है, लेकिन याद रखें 12 महीनों का रिव्यू भी हो सकता है और 3 या 6 महीनों का ऑडिट भी हो सकता है। ये एंगेजमेंट पे डिपेंड करता है, एंगेजमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपने जहां पे टाइप ऑफ एंगेजमेंट पे ध्यान देना है ना, वहां पे पीरियड पे भी ध्यान देना है, कितने पीरियड के लिए हम एंगेजमेंट कर रहे हैं, वो आपका स्कोप है। अगर क्लाइंट ने कहा जी 6 महीने का बस इसके ऊपर रिजनेबल एश्योरेंस दे दीजिए और आप पूरे 12 महीनों का सैंपल सेलेक्ट कर ले, तो गलत कर रहे हैं ना। पीरियड का ध्यान रखिएगा, अमूमी 12 मंथ ही होगा ऑडिट में, लेकिन लेसर भी हो सकता है, हायर भी हो सकता है। Then this section shall state auditor's opinion whether financial may be prepared in accordance with the applicable financial reporting framework and give true and fair view. ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, इसमें गलती निकाल लें, फटाफट इस पैराग्राफ में गलती निकाल लें, टेक्निकल गलती निकालनी है। इस पैराग्राफ में नहीं, हार गए, बताऊं, ये डिपेंड करता है ओपिनियन फेयर प्रेजेंटेशन है कि कंप्लायंस है। स्ट्रेट अवे मुझे ये नहीं कहना चाहिए था कि ऑडिटर ये ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा कि फर्दर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। यहाँ पे मुझे 2 हेडिंग देनी चाहिए थी। अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो ये वाला ओपिनियन वर्डिंग है, और अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो फिर ये वाले अल्फाज नहीं आएंगे। समझ रहे हैं, कल बताया था ना, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के ओपिनियन की वर्डिंग और कंप्लायंस फ्रेमवर्क की ओपिनियन की वर्डिंग में फर्क है। भाई समझ रहे हैं क्या नहीं समझ रहे? बेसिस फॉर ओपिनियन, ओपिनियन आएगा, बेसिस फॉर ओपिनियन आएगा। बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या हम लिखते हैं कि हमारे ओपिनियन की बेसिस क्या है। क्या बेसिस होती है भाई? हमने ऑडिट किया, ये बेसिस है। आईएसए को कंप्लाई किया, ये बेसिस है। कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई किया, ये बेसिस है। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया, ये बेसिस है। क्लाइंट ने हमें फीस दिया, ये बेसिस है। ऐसे ही है? ऐसे नहीं है, फीस बेसिस नहीं होती। ज़्यादा फीस दी है तो रीजनेबल एश्योरेंस दे दें, कम फीस दिया तो क्वालिफाइड ओपिनियन दे दें। फीस कभी बेस हुई है ओपिनियन की? नहीं मिलती है। ओपिनियन की बेसिस क्या है? आईएसएस के मुताबिक ऑडिट किया है, कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई किया है, एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन किया है। बेसिस ओपिनियन में ये बातें कर रहा होगा, घर जाके पढ़िएगा तसल्ली से। और अगर इफ अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन हो, वो भी बेसिस फॉर ओपिनियन में लिखी जाएगी। क्लियर? यहां पे मुझे बताइए अगले सफे में मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन का जिक्र होगा कि नहीं होगा? देखे बगैर बताना है, देखे बगैर, तो मेरी तरफ देखे बताना है। अगले सफे पे जिक्र होगा, यस या नो करो। देखा ही नहीं क्वालिफाइड ओपिनियन है कि नहीं है। देखा ही नहीं क्वालिफाइड ओपिनियन, शाबाश, देखा नहीं, सोचा भी नहीं। 100% नहीं होगा मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन। क्यों? स्टैंडर्ड कौन सा पढ़ रहे हैं? 700 का स्कोप क्या है? अनमोडिफाइड। तो मॉडिफिकेशन तो होनी नहीं चाहिए ना, आगे नहीं होगी। लेकिन जब 705 में जाके बेसिस फॉर ओपिनियन पढ़ेंगे, उसमें हर बेसिस फॉर ओपिनियन में मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन होगी कोई ना कोई। ऐसे ही है ना, स्कोप उसका है, स्टैंडर्ड का स्कोप समझे। 700 में मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन का क्या काम? भी क्लियर हो गया? अभी तक सबसे अहम एलिमेंट कौन से पढ़े हमने? हमने डेट पढ़ा, हमने एड्रेस ही पढ़ा, हमने ओपिनियन पढ़ा, हमने बेसिस ऑफ ओपिनियन पढ़ा। की ऑडिट मैटर कहता है ये पढ़ेंगे, ये भी एक सेक्शन होता है रिपोर्ट के अंदर ये, लेकिन ये इसका अलग से स्टैंडर्ड है। कौन सा स्टैंडर्ड? 701। आईएसए 265 किस चीज का स्टैंडर्ड है? 265 नहीं पता। सेगमेंट वाला स्टैंडर्ड कौन सा है? सेगमेंट वाला स्टैंडर्ड कौन सा है? सेगमेंट्स वाला 501। शाबाश, चलिए आगे चलते हैं। इंटरनल ऑडिट वाला कौन सा है भैया? इंटरनल ऑडिट वाला स्टैंडर्ड कौन सा है? सब्सिडरी वाला, कंपोनेंट वाला स्टैंडर्ड कौन सा है? 600। इंटरनल वाला 610, एक्सपर्ट वाला 620। तो की ऑडिट मैटर कहां होगा? 701 में। कहता है वो बाद में डिस्कस करेंगे। हमने कहा ठीक है, उसको छोड़ो। अदर इंफॉर्मेशन का एलिमेंट भी आएगा, बताया था ना, अदर इंफॉर्मेशन। एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट देयर ओन। ये ऑडिटर्स रिपोर्ट क्यों बोल रहा है उसने? ऑडिटर्स ओपिनियन नहीं दे रहा, रिपोर्ट में जिक्र कर रहा है।
इसके ऊपर भी अलग स्टैंडर्ड है। इसका मतलब है ये अदर इंफॉर्मेशन हालांकि एक्टिवली इसको वेरीफाई करना है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ये अहम जरूर है। अहम ना होता तो अलग से स्टैंडर्ड ना होता। इसका स्टैंडर्ड कौन सा अदर इंफॉर्मेशन का? 720। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दो चाबी गवर्नेंस, ये तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ये मेरा भाई बताएगा। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है मेरे भाई? मैनेजमेंट फटाफट बताना है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मेरे भाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना और इंटरनल कंट्रोल, ऑडिटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में सबसे बड़ा और सबसे अहम डिसीजन क्या होता है? फ्रेमवर्क, क्राइटेरिया, फ्रेमवर्क, क्राइटेरिया, फ्रेमवर्क, क्राइटेरिया, ये सही होना चाहिए। ये हर इंगेजमेंट में आएगा कि सबसे पहले ये देखो फ्रेमवर्क या क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल नहीं है कि नहीं। क्योंकि याद रखें, आप मुझे बताइए किसी जगह ऑडिट करने के लिए गए हैं, पहले ये देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी है कि नहीं, या पहले देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का क्राइटेरिया फ्रेमवर्क सही सेलेक्ट किया कि नहीं? पहले क्या देखें? क्राइटेरिया क्योंकि क्राइटेरिया या फ्रेमवर्क गलत है ना, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑटोमेटिकली गलत है। हो ही नहीं सकता क्राइटेरिया गलत हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हो। ठीक है जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? वही रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है, एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करना है, क्लाइंट की अकाउंटिंग पॉलिसीज एस्टिमेट्स को वैल्यूएट करना है, डिस्क्लोजर देखने हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसने यहाँ पे बताई हुई हैं जो आपने पढ़नी है। पढ़ लेंगे? ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कोई बहुत अहम बात नहीं है। कह रहा है लिस्टेड कंपनी के केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक एडिशनल चीज आ जाएगी, ये वाली। ग्रुप ऑडिट है तो उस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी में एडिशनल चीज आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, लेकिन इसकी तरफ अभी आपको कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये अलग स्टैंडर्ड में कवर हो जाएगी चीज़ें, अभी सोचने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये एक कंसेप्ट है। अच्छा मुझे बताइए, एक कंसेप्ट अगर पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है, ISAs में है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट है कि किसी भी कंपनी की ऑडिट की आपने, उसकी रिपोर्ट है ना, जब साइन होगी तो वो किसी के पर्सनल नाम से नहीं होगी, वो फर्म के नाम से होगी, उस नाम से जो ICAP के साथ रजिस्टर कराया गया। आपको पता है पाकिस्तान में ऑडिट प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट होना लाजमी नहीं है, ICAP के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए एज प्रैक्टिसिंग फर्म। और रजिस्टर करवाने के लिए फर्म रजिस्टर करवाई जाती है। अच्छा, लॉ कहता है फर्म वो होती है, पार्टनरशिप होती है जिसमें दो से ज़्यादा पार्टनर हो, लेकिन याद रखिए हमारे प्रोफेशन में प्रैक्टिस ये है कि सिंगल पार्टनर, सिंगल पर्सन भी होगा ना, अगर वो अपना प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करता है, ICAP के साथ रजिस्टर करवाता है, तो उसे फर्म ही बोला जाता है। तो बाज़ औक़ात आप ये टर्म सुनेंगे सिंगल पार्टनर फर्म में भी, किसी क्वेश्चन में या कोड ऑफ एथिक्स में या किसी जगह भी टर्म है सिंगल पार्टनर फर्म। तो आपने ये नहीं सोचना भाई फर्म तो होती वो है जिसमें एक से ज़्यादा पार्टनर्स हो, नहीं नहीं नहीं, पार्टनरशिप एक्ट यही बोलता है। लेकिन पाकिस्तान में प्रैक्टिस क्या है, ऑडिट फर्म सिंगल पार्टनर भी हो सकती है, मल्टी पार्टनर्स भी हो सकते, तो फर्म के नाम से साइन होंगे। लेकिन ISA क्या कहते हैं भला? ISA ये कहते हैं कि साइन वो 3 ऑप्शन देते हैं। कहते हैं पर्सनल नेम से भी साइन हो सकते हैं, फर्म के नाम से भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं कि पर्सनल नेम से भी साइन कर लो, फर्म दोनों साइन हो मौजूद उधर। अब ISA 3 चीजों की इजाजत दे रहा है, पाकिस्तान में सिर्फ एक एप्लीकेबल है। बताइए हम बाकी की 2 पढ़नी चाहिए कि नहीं? क्यों पढ़नी चाहिए? रीजन बताएं, जस्टिफिकेशन। क्योंकि ये छोटा सी एग्जांपल दे रहा हूँ, और बहुत से कंसेप्ट है जिनमें ये प्रॉब्लम आती है। हाँ, पाकिस्तान में थोड़ा ही रहना, मेरा मतलब सबने पाकिस्तान में थोड़ा ही रहना है, शाबाश। ICAP आपको इंटरनेशनल लेवल पे प्रैक्टिस करने के लिए भी तैयार कर रहा है, तो इसीलिए याद रखिए इस तरह की चीजें। अब यही एग्जांपल लोकेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना ये कहाँ पे लिखी जाती है? पाकिस्तान में एक ही ऑप्शन है, क्या रिपोर्ट के अंदर लिखो। ISAs 3 ऑप्शन देते हैं, कहता है रिपोर्ट के अंदर भी लिख सकते हो, लेकिन सर रिपोर्ट बहुत बड़ी हो जाती है, और चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी टू कंपनी चेंज नहीं होती। पहली कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी IBC कंपनी में ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, DEF का ऑडिट करने जाएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही होगी, क्या बदल जाएगी? वही रहेगी। तो इसीलिए ISAs कहते हैं 3 ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको। नंबर 1 रिपोर्ट के अंदर ही लिख लें विद इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। दूसरी ऑप्शन क्या है, हेडिंग रिपोर्ट के अंदर दे दें, रीजनेबल एश्योरेंस तक पैराग्राफ लिख दें, बाकी जो फर्दर डिटेल है वो अपेंडिक्स में दे दें। अपेंडिक्स यानी रिपोर्ट के नीचे ही एक और सफ़ा अटैच कर दे, उसके ऊपर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए। तीसरी ऑप्शन क्या है कि इसी तरीके से हेडिंग दें ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, बड़ी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी रीजनेबल एश्योरेंस वाली लिख दें, बाकी जो फर्दर डिटेल है ना जिसमें स्कोप मटीरियलिटी को डिफाइन करते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस को डिफाइन करते हैं कि ये होती क्या है, इस तरह की सारी चीज़ें आप वेबसाइट के ऊपर दीजिए। वेबसाइट कौन सी? आपकी नहीं, रेगुलेटर की, फर्म की वेबसाइट नहीं, रेगुलेटर आई कैप या ICCP। क्लियर, समझ आया? तो ऑडिटर की रिपोर्ट के अंदर जब आप देखेंगे ना, सबसे बड़ा पैराग्राफ कौन सा होगा? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ। इसीलिए उसकी शायद उसकी लेंथ को कम करने के लिए 3 ऑप्शन दिया स्टैंडर्ड ने। कौन कौन सी? पहली ऑप्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में, दूसरी ऑप्शन अपेंडिक्स में, तीसरी ऑप्शन वेबसाइट नहीं बोलना, रेगुलेटर वेबसाइट बोलना, रेगुलेटर वेबसाइट। ठीक है, पाकिस्तान में कौन सी प्रैक्टिस होती है? विद इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। लेकिन स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि अगर आप रेगुलेटर वाली या अपेंडिक्स वाली ऑप्शन यूज करते हैं तो फिर ये एग्जांपल है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी हेडिंग आएगी रिपोर्ट के अंदर, ये रिपोर्ट के अंदर क्या आएगा? अगर आप दूसरी या तीसरी ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं ना तो रिपोर्ट के अंदर ये नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी नहीं, गायब भी हो जाएगी, नहीं 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 नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ हेडिंग आएगी, ब्रीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी जो स्टैंडर्ड है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना। बाकी फर्दर जो लंबी चौड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आप ये खुद देखें, ये लंबी चौड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये ऊपर वाली तो रीजनेबल एश्योरेंस वाली आ गई, ये सारी चीजें ये प्रैक्टिकल देखेंगे ना तो ये तो भी तो सिर्फ सामने मैंने हेडिंग दी हुई है, वो पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं। ये कह रहा है कि आपने नीचे लिखना है फर्दर डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज लोकेटेड एट SCCP's वेबसाइट, जिसका एड्रेस ये है, आगे www.sccp.gov.pk/audit report, जो भी एड्रेस है वो लिख देना। दिस डिस्क्रिप्शन फॉर्म्स पार्ट ऑफ आवर, हमें नोट करें आप, बिल्कुल ही उसने अगर अपेंडिक्स में भी लेके जाता है या वेबसाइट पे भी रेफर करता है ना, तो ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ बिल्कुल ही खा लिया, पैराग्राफ दिया उसने, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा कि भैया बेसिक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपेंडिक्स में जाके पढ़ लो या रेगुलेटर की वेबसाइट पे पढ़ लो। आपको इतराज तो नहीं है इस पर? चलिए, अच्छा बताइए, आई कैप अपने एग्जाम क्वेश्चन में, ये पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है प्रैक्टिस, आई कैप अपने एग्जाम में ये कंसेप्ट टेस्ट कर सकता है कि नहीं? गुड, तो कोई कंसेप्ट ऐसा है ना, प्रैक्टिकली ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं, आपने सीखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अदर रिपोर्टिंग रिक्वायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ISAs है, कंसेप्ट ध्यान में रखिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होंगी फ्रेमवर्क की बेस पे, ऑडिट होगा IS स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की बेस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होंगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बेस पे, ऑडिट होगा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की बेस पे, ये समझ रहे हैं? अगर मैं बोलूं ऑडिट होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बेस पे, गलत है। अगर मैं कहूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की बेस पे, गलत है। कंसेप्ट में फर्क रखना है। फाइनेंशियल, अच्छा मुझे बताइए, रेगुलेटर मैनेजमेंट के लिए एक होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, एक होते हैं लोकल रेगुलेटर की फरमाइशें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं,
हैं IFRS? ऑडिट करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग। क्या पाकिस्तान में SCCP, ICAP लोकल रेगुलेटर्स जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स ऐड कर सकते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए भी और क्या ऑडिट करने के लिए भी? बिल्कुल। यानी लोकल रिक्वायरमेंट्स ना सिर्फ ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फेट कर सकती हैं बल्कि वो ऑडिट और ऑडिटर रिपोर्ट को भी फेट कर सकती हैं। यह असूल ध्यान में रखिएगा। इस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है हम आगे पढ़ेंगे। वो कह रहा है पाकिस्तान में SCCP में ISA क्या कह रहा है? कह रहा है दुनिया के बहुत से मुल्कों में लोकल लॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन एक्सप्रेस करने के अलावा भी कुछ जिम्मेदारी लगा देते हैं ऑडिटर की। जैसे यूके में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, ऑडिटर ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में भी बताते हैं, ठीक है कि नहीं, 3-4 और चीजों के बारे में भी बताते हैं। ये 3-4 और चीजें कौन सी होती हैं? रेगुलेटर। ISA इस पैराग्राफ में पता क्या कह रहा है? कह रहा है मेरे को इतराज कोई नहीं, रेगुलेटर ने कहा है बिस्मिल्लाह करके करें, उसका फरमाइश पूरी, जो जो कह रहा है चीजें चेक करें, लेकिन आपने उसकी चीजें अलग रखनी है, मेरी चीजें अलग रखनी है। अगर रेगुलेटर की तरफ से है ना कि भैया प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी चेक करो, इन्वेस्टमेंट को, ज़कात वगैरह को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉन अप इन कंफर्मिटी विद कंपनी एक्ट, ये सारी चीजें चेक करो, तो चेक करो, रिपोर्ट में बताओ भी, लेकिन उस सूरत में रिपोर्ट के 2 हिस्से होंगे भैया, एक होगा मेरा हिस्सा, एक होगा रेगुलेटर का हिस्सा। मेरे वाले जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है, मेरे वाले हिस्से की हेडिंग क्या होगी? रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जो SCCP वाला हिस्सा होगा उसकी हेडिंग क्या होगी? अदर लीगल रेगुलेटर। मैं समझ रहा हूं कि इकट्ठा ही हो जाना चाहिए था। आपका क्या ख्याल है? अलग अलग बेहतर है कि इकट्ठा हो जाना चाहिए था? अलग अलग बेहतर। अब आपको जो प्रैक्टिकली ऑडिट रिपोर्ट मैं बताऊंगा ना, कोई भी, उसमें आपने देखना है ये सारी चीजें इसी तरीके से मौजूद है कि नहीं, इकट्ठा तो नहीं कर दिया। पाकिस्तान में ये पाकिस्तान स्पेसिफिक ये एग्जांपल हमने ऐड कर दिया, ये स्टैंडर्ड में एग्जांपल नहीं है, हमने ऐड किया। सिग्नेचर साइन होंगे, साइन मैंने आपको बता दिए। अच्छा, एक होता है 3 चीजें हैं, याद आ गया, इनिशियल, सिग्नेचर और नेम। तीनों में क्या फर्क है? नाम क्या होता है? ऐसे फर्ज कीजिए भाई का नाम क्या है? अब्दुल हनान। फर्म में मुमकिन तौर पे या प्रैक्टिस में और जगहों पे भी जब आपने वर्किंग पेपर्स के ऊपर साइन आइडेंटिफाई करना होता है ना कि ये वर्किंग पेपर किसने प्रिपेयर किया, पूरा नाम नहीं लिखते। पूरा नाम लिखने बैठ जाए ना तो आपका 8 घंटे में से 1 घंटा तो वर्किंग पेपर्स के ऊपर नाम लिखने में लग जाए। सिर्फ इनिशियल लिखे जाते हैं। अब्दुल हनान भाई अपने प्रोबेबली इनिशियल करते होंगे AH। इनिशियल होता है नाम के पहले हरूफ, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, यह है इनिशियल। नेम होता है नाम लिखना, नाम कोई भी लिख सकता है इनका, अब्दुल हनान आप भी लिख सकते हैं किसी जगह पे, किसी पेज के ऊपर, इसमें कोई नाम लिखने पे पाबंदी नहीं। सिग्नेचर जो जिसके होते हैं वही करता है, कोई और करे तो उसे धोखाधड़ी कहा जाता है। ठीक है, बताइए ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इनिशियल लिखे जाते हैं, नाम लिखा जाता है कि सिग्नेचर? ISA क्या कहते हैं? ISA क्या कहते हैं? सिग्नेचर लिखे, सिग्नेचर हो, क्या हो? सिग्नेचर। सिग्नेचर कैसे हो? कह रहा है ऑडिट रिपोर्ट शैल बी साइंड इन द नेम ऑफ ऑडिट फर्म। साइन होगी, वो साइन फर्म का नाम से भी हो सकती है, पर्सनल नेम से भी हो सकती है, और बोथ भी हो सकती है। पाकिस्तान में डिपेंड करता है, अमूमी तौर पे बोथ होती है। क्या कह रहा है? कह रहा है अगर अब्दुल हनान भाई ने एक फर्म स्टार्ट की है, उस फर्म का नाम है AH एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अब्दुल हनान भाई ऑडिट करेंगे। स्टैंडर्ड कह रहा है अब्दुल हनान भाई ये भी लिख सकते हैं AH एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये साइन में ये लिखेंगे, इनके साइन में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी CA करके कुछ इस तरह की बात भी आ रही होगी।
AH एंड कंपनी। अब्दुल हनान अपने नाम से पर्सनल नेम से भी साइन कर सकते हैं, और दोनों भी। पाकिस्तान में प्रैक्टिस क्या है कि अगर फर्म सिंगल पार्टनर है ना, सिंगल पार्टनर, तो सिर्फ साइन करो। लेकिन अगर फर्म मल्टीपल पार्टनर्स वाली है ना, तो फिर साइन करो फर्म के नाम के साथ, साइन भी करो, और 3 पार्टनर में से जिस पार्टनर ने ये ऑडिट किया है उसका नाम भी लिखो। समझ रहे हैं? अगर सिंगल पार्टनर है तो सिर्फ सिग्नेचर करो, और अगर मल्टीपल पार्टनर है सिग्नेचर भी करो, नेम ऑफ फर्म। समझ रहे हैं? लोकल प्रैक्टिस और इंटरनेशनल प्रैक्टिस। इंटरनेशनल प्रैक्टिस में से दोनों तीनों बताए हैं। लोकल प्रैक्टिस में क्या होता है भला? कौन सी वाली ऑप्शन है इन 3 में से जो लोकल लेवल पे पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है? पर्सनल नेम के साथ। पर्सनल नेम के साथ आप साइन नहीं, नाम लिख सकते हैं रिपोर्ट के अंदर कि एंगेजमेंट पार्टनर ये था, साइन पर्सनल नेम से नहीं होंगे, साइन फर्म के नाम से होंगे। समझ रहे? नेम। अच्छा, प्रैक्टिस में ऐसे होता है कि क्लाइंट को जब ऑडिट एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता है, एक दुका चीज़ रह जाती है, तो हम ऑडिट रिपोर्ट इनिशियल करके क्लाइंट को देते हैं। इनिशियल पार्टनर सिर्फ अपने नाम के पहले हरूफ लिख के देते हैं। वो याद रखे ऑडिट रिपोर्ट नहीं होती, वो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट, ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। हाँ जी, साइनिंग के लिए वो कहते हैं बोर्ड लेटर होता है, साहब में ये चीज़ें हमें दीजिए फिर हम रिपोर्ट साइन करेंगे। तो बाज़ औक़ात क्लाइंट क्या करता है, इनिशियल ऑडिट रिपोर्ट ही आगे बैंक को दे देता है या स्टेक होल्डर को, वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं अल्लाह के बंदे। हालांकि उसका लीगल स्टेटस कोई नहीं होता। सिग्नेचर है एलिमेंट, इनिशियल एलिमेंट नहीं है। ठीक है? लोकल लॉज में आल्सो अलाउ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, वो हमने पढ़ा हुआ ऊपर। रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी होंगे। नेम की बात कर दी, कह रहा है लिस्टेड एंटिटीज के केस में एंगेजमेंट पार्टनर का नाम भी लिखना है, अनलेस के सिक्योरिटी थ्रेट हो। अगर जान को खतरा हो किसी वजह से, कुछ बाज़ औक़ात आईडी एंगेजमेंट होती हैं, वो होती हैं थोड़ा सेंसिटिव। ठीक है? फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में उनका जी भाई, एग्जांपल दे रहा हूँ वैसे ही, या पाकिस्तान छोड़े, ऐसे नहीं। अफगानिस्तान में हम हो फॉर एग्जांपल, अफगानिस्तान में कहे भाई यहूदी यहूदी कंपनी जिसने इसका ऑडिट किया ना उसको मुड़ा देंगे। उधर फर्ज कीजिए टेररिस्ट ये ऐलान करते हैं, अब उधर जान का खतरा है। पार्ट क्या वहाँ पे ऑडिट करने फर्म का नाम लिख दिया, फर्म जाहिर है सारे पार्टनर को या सारी टीम को थोड़ी उड़ाएंगे, पता ही नहीं चलेगा उनको 10-12 पार्टनर में से कौन सा था। तो वहाँ पे नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर लिख देना चाहिए कि नहीं? वहाँ पे कहता है पर्सनल सिक्योरिटी थ्रेट हो ना, सिक्योरिटी थ्रेट, लीगल थ्रेट नहीं। कौन सा थ्रेट? जान को खतरा हो तो फिर आप नाम ना लिखिए। लेकिन अगर ये खतरा हो यार मैंने ऑडिट सही नहीं किया, तो मैंने अगर नाम लिख दिया ना तो मेरे नाम के वारंट जारी हो जाने हैं। तो मैंने कहा नहीं मेरे को थ्रेट है। अब क्या ये वैलिड रीजन है ओमिट करने की? नेम ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में याद रखिए ये ISA सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायर कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये हर केस में रिक्वायरमेंट है। फर्म का नाम है तो एंगेजमेंट जो पार्टनर का नाम भी आए। फर्म का केस है ना, फर्म मल्टीपल पार्टनर, तो नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर आएगा। पाकिस्तान में हर केस में रिक्वायर्ड है नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर लिखना। इंटरनेशनली थ्रेट है तब भी। पाकिस्तान में कौन से ऐसे हालात हैं? उन्होंने हालात का जायजा ले लिया है, उन्होंने कहा नहीं कोई थ्रेट नहीं है, कोई थ्रेट। ना 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 ऐसे नहीं होता। उन्होंने कहा क्वेश्चन ये है कि फर्म में मल्टीपल पार्टनर्स हैं, रिपोर्ट साइन करने के लिए एक ही पार्टनर कर रहा होता है। ना 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 ऐसे नहीं होता। होता पता है क्या है कि पार्टनर एक ही है, वो असल पार्टनर एक ही होता है लेकिन काम दूसरे लोग कर रहे होते हैं। तो वो कहता है ठीक है काम शाम आप करो, एंड में रिव्यू मुझे करवा देना, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जाहिर है साइन करने वाले वो फिर साइन करता है। ये ऐसे होता है। ऐसे नहीं होता कि एंगेजमेंट पार्टनर कोई और हो साइन कोई और करना, एंगेजमेंट पार्टनर नहीं साइन करना है। एक और काम भी होता है, वो ढका छुपा काम होता है। ठीक है।
कि सर जी साइन कर दें, 10,000 रुपया ले लें फीस एविडेंस के बाद, समझ गए। बहरहाल चले वापस आते, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कह रहे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर डेट भी होगी। डेट क्या बताती है आपको कि हमारा ऑडिट इस तारीख को शुरू हुआ कि खत्म हुआ। ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर जो डेट होती है ना, वो एंड ऑफ ऑडिट होती है, जिस दिन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस में याद रखिएगा हमेशा दो चीजें शामिल होंगी। ये खास तौर पे जब ISA 560 पढ़ेंगे ना, सब्सिक्वेंट इवेंट्स वाला, ISA 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स वाला, उसमें ये दो चीजें आएंगी कि डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आपने वो वाली देनी है। डेट आपको दो मैसेज दे रही होती है ऑडिट रिपोर्ट की डेट। नंबर 1, इस डेट को आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया, और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस में अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय डायरेक्टर्स ये भी शामिल है। और दूसरी चीज, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के ऊपर भी एविडेंस आपने ले लिया इस दिन तक। यानी अगर डेट रिपोर्ट ये 31 दिसंबर, रिपोर्ट की डेट है 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल क्या बता रही है कि ऑडिटर ने 2 अप्रैल तक अपना ऑडिट भी सारा कंप्लीट कर लिया, एविडेंस भी ऑब्टेन कर लिया, डायरेक्टर से फाइनल वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनल ड्राफ्ट है वो अप्रूव भी करवा लिया, ताकि अब मुकरे ना। अब चेंज होने की गुंजाइश नहीं अप्रूवल के बाद, चेंज करेंगे तो दोबारा अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और तीसरी चीज, सब्सिक्वेंट इवेंट्स भी इस डेट तक कंसीडर कर लिए। सब्सिक्वेंट इवेंट याद है ना, IS 10 वो भी इस दिन तक कंसीडर कर लिए। ये जहन में रखिएगा सिर्फ दो चीजें, बाकी चाहे भूल जाए, सिर्फ दो चीजें। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जैसे ही जहन में है, दो चीजें जहन में आ जाए, अप्रूवल बाय डायरेक्टर और सब्सिक्वेंट इवेंट। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, एक लफ्ज होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू या ऑडिट रिपोर्ट इशू, ये कब होता है? AGM में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट की जाती है उसे कहते हैं इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये AGM से 21 दिन पहले जो मीटिंग का नोटिस होता है उसके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटैच करके भेजी जाती है, उसे कहते हैं नोटिस के साथ। यानी जब नोटिस ऑफ AGM इशू होता है ना, उसके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटैच होती है, आपने शायद कैप 7 में पढ़ा होगा, वो होता है स्टेप इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। AGM वाला नहीं, AGM तो बहुत बाद में होती है। फिर ऑडिटर एड्रेस किस सिटी में रहता है? हाँ, ऑडिट रिपोर्ट प्रेस्क्राइब वाला कैसा हो सकता है? ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट लॉ ने प्रेस्क्राइब किया हो। वो कहता है गौर से सुन लो, अगर तो लॉ ने इससे कम की चीजें लिखी हुई हैं तो फिर इसका मतलब है आपने हमारी बात नहीं मानी। आप अपनी रिपोर्ट में ये नहीं लिखेंगे वी हैव ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद ISS, आप लिखेंगे वी हैव ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद लोकल लॉज, कंपनीज एक्ट। लेकिन अगर लॉ ने जो फॉर्मेट दिया है उसमें हमारे वाले सारे एलिमेंट है, लॉ ने कुछ अपने एलिमेंट्स में इंक्लूड कर दिए, फिर स्टैंडर्ड कहता है चूंकि मेरी बात पूरी हो गई ना, अब आप रिपोर्ट में लिख सकते हैं वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ISS एंड लोकल। ठीक है, अब इजाजत है क्योंकि आपने मेरी बातें पूरी। इसी तरह यह है ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट। इसी तरह सेम मिलता जुलता कंसेप्ट है ऑडिट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद ISS एंड नेशनल स्टैंडर्ड्स। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑडिट करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हो, लोकल स्टैंडर्ड्स भी हो? अगर हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया, हम क्या लिखेंगे? वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद। अगर हमने लोकल को फॉलो किया तो वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद नेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एट द सेम टाइम दोनों को फॉलो करें? मुश्किल है लेकिन पॉसिबल है। आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड शर्त क्या लगाते हैं? कहते हैं अगर दोनों ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए आप सेम ओपिनियन पे पहुंच रहे हैं, ओपिनियन भी सेम, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ अगर आना है वो भी आ रहा है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि आपने दोनों स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है। ये कंसेप्ट ध्यान से समझ लें कि ऑडिट रिपोर्ट शैल स्टेट कंप्लायंस विद बोथ स्टैंडर्ड्स ओनली इफ, सिर्फ उसी सूरत में दोनों स्टैंडर्ड
की कंप्लायंस होगी जब ISA के एलिमेंट्स आ जाए सारे। ये ऊपर भी बात उसने की थी, नीचे रिपीट हो रही है, ये ऊपर वाली बात है। जब नेशनल स्टैंडर्ड की ज्यूरिसडिक्शन मींस कंट्री स्पेसिफाई हो, किस कंट्री के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया, जाहिर है पाकिस्तान तो पाकिस्तान के। बोथ, अहम चीज, बोथ स्टैंडर्ड रीच सेम ओपिनियन और एमसीओ मैटर दैट पैराग्राफ इज इंक्लूडेड इन रिपोर्ट इफ रिक्वायर्ड बाय ISAs। इफ देयर इज कंफ्लिक्ट ओनली वन साइड। जरा सुनिए, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ISAs को फॉलो कर रहे हैं हम, साथ नेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी उनको भी फॉलो कर रहे हैं। एक जगह पे दोनों में कंफ्लिक्ट आ गया, ISA कहता है ये काम करना है, ISA कहता है क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा इस सिचुएशन में, नेशनल स्टैंडर्ड कहते हैं अनमोडिफाइड। अब यहां तो आपको पता है रिपोर्ट में अनमोडिफाइड ओपिनियन आएगा या क्वालिफाइड आएगा। अगर क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं तो हम क्या कहेंगे, हमने दोनों को फॉलो किया, क्या कहेंगे, सिर्फ ISAs को। अगर अनमोडिफाइड ओपिनियन देते हैं क्या हम कहेंगे दोनों को फॉलो किया है, लोकल। कहता है अगर कंफ्लिक्ट हो तो एक को फॉलो करना होगा आपने, जाहिर है जिसको फॉलो करेंगे उसकी कंप्लायंस शो करेंगे। लेकिन अगर दोनों सेम ओपिनियन पे पहुंच रहे हैं और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं मजीद कि इस विषय में एमसीओ मैटर आना चाहिए, आपने वो भी इंक्लूड किया हुआ है। अब अगर दोनों सेम ओपिनियन की बात कर रहे हैं, आपने वही ओपिनियन, दोनों कहते हैं कि जी इसमें अनमोडिफाइड ओपिनियन होना चाहिए, हमने अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया, क्या अब कंप्लायंस दोनों की शो कर सकते हैं? अब क्या लिखेंगे, वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ISAs एंड लोकल। लेकिन उसके लिए जरूरी है ओपिनियन सेम हो, एमसीओ मैटर अगर आना है वो भी आ रहा हो, ठीक है, और कंफ्लिक्ट ना हो, रिपोर्ट में सारे एलिमेंट्स हो जो ही है। ये बात समझ आए, कंफ्लिक्ट। अच्छा, सेम कंसेप्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में भी है। मजे की बात, जो मसला हमें आता है ना ऑडिट करते हुए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी है, लोकल लॉज भी है, किसको फॉलो करें, किसी एक को या दोनों को। यही मसला मैनेजमेंट को भी आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए, कि इंटरनेशनल फ्रेमवर्क भी है, लोकल रिक्वायरमेंट्स भी है, किसको फॉलो करें या दोनों को फॉलो करें। हाँ, वो आगे स्टडी करें, ठीक है। हाँ, ये एक अहम चीज, ISAs कहते हैं, याद रखें, ISAs कहते हैं एलिमेंट सारे होने चाहिए, ऑर्डर आपकी मर्जी का हो सकता है, तरतीब से गर्ज नहीं है, चीजें पूरी होनी चाहिए। सिर्फ ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन सबसे पहले आते हैं रिपोर्ट में, कहते हैं इनकी तरतीब है, बाकी किसी एलिमेंट की तरतीब नहीं है। इसी तरह इससे मुझे एग्जाम का कंसेप्ट भी याद आ गया। एग्जाम में केस स्टडी के अंदर अगर 4 इशू है ना, तो तरतीब आपकी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पहले इशू नंबर 4 डिस्कस करें, फिर 3, फिर 1, फिर 2। लेकिन बेहतर है कि जिस इशू को डिस्कस करें ब्रीफ सी हेडिंग दे दें, मैं इस इशू को डिस्कस करने लगा हूं, ठीक है, हेडिंग दे देनी, तरतीब से फर्क नहीं पड़ता, हेडिंग दे देना बेहतर है। यही बात इधर कर रहा है कि सिर्फ ओपिनियन और बेसिस और ओपिनियन ये रिपोर्ट में सबसे पहले आने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स जिस मर्जी तरतीब से दे। अच्छा, नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन क्या है? ये इन्होंने कहा जी लास्ट में एमसीओ मैटर पैराग्राफ दर मैटर पैराग्राफ, ये भी समझा दे। स्पेशल ओपिनियन दोनों के मुताबिक ऑडिट कर रहे हैं, ISAs भी लोकल लॉज के मुताबिक भी, दोनों के मुताबिक अनमोडिफाइड ओपिनियन आना चाहिए, अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, एमसीओ मैटर पैराग्राफ देना है। लोकल लॉज कहते हैं सिर्फ अनमोडिफाइड ओपिनियन देना, एमसीओ मैटर पैराग्राफ नहीं देना। ओपिनियन पे दोनों एग्री कर गए, ये एमसीओ मैटर अदर मैटर पे फर्क आ गया। अब बताइए, ISA कहते हैं एमसीओ मैटर दो, लोकल लॉज कहते हैं नहीं देना, क्या करें? अगर हम एमसीओ मैटर पैराग्राफ देते हैं तो फिर भी एक ही की कंप्लायंस होगी, और अगर हम एमसीओ मैटर पैराग्राफ नहीं देते तो फिर भी हालांकि ओपिनियन सेम है, ऊपर वाली कंडीशन पूरी हो गई है,
लेकिन उसके बावजूद भी आप बोथ स्टैंडर्ड की कंप्लायंस नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ठीक। अच्छा, फिर है सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन में और अदर इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा फर्क है। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन के आगे एरो बना के 2 लिख लें। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है, ये समझ लीजिए एक छोटा कंसेप्ट, बच्चा है, ये बड़ा होके या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगा या अदर इंफॉर्मेशन बनेगा। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन होता क्या है? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए IFRS ने जो जो कहा हमने लिख दिया, उसके बाद हमारा दिल कर रहा है मजीद चीजें भी लिख दे, तो क्या मजीद एडिशनल डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दे सकते हैं कि नहीं? सवाल मेरा ये है, आप काउंटिंग एक्सपर्ट है, आप बताएं। IFRS ने जितनी चीजें रिक्वायर्ड बोली थी ना, वो सारी दे दी हैं IFRS में। IFRS की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, वो तसल्ली से बैठ गए। हम अपनी मर्जी से, हमने कहा नहीं, ये कहता है कहता है जी सेल जो है ना, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये बता दो, मैंने बता, एक्सपोर्ट और लोकल बता दो, ये बता दिया है। मेरा दिल कर रहा है लोकल सेल को मैं 4 मजीद हिस्सों में प्रोविंसेस वाइज सेल भी बता दो। रिक्वायर्ड नहीं है। कर सकते हैं कि नहीं? इसका जवाब है कर सकते हैं, इफ नॉट प्रोहिबिटेड। एक ICAP ने एक क्वेश्चन में पूछा कि एक कंटिंजेंट एसेट है जो कि पॉसिबल है इनफ्लो। IAS 37 क्या कहता है? अगर कंटिंजेंट एसेट हो जिसका इनफ्लो पॉसिबल हो तो क्या करना है? डिस्क्लोज करना है कि नहीं? नहीं याद? कंटिंजेंट एसेट इनफ्लो पॉसिबल है, डिस्क्लोज नहीं करना। इनफ्लो प्रोबेबल हो तो डिस्क्लोज करना है, वर्चुअली सर्टेन हो इनफ्लो फिर रिकॉर्ड करना है। ये इनफ्लो का केस है, एसेट का लायबिलिटी वाला केस नहीं है। तो इस सूरत में कंटिंजेंट एसेट है जिसका इनफ्लो पॉसिबल है, स्टैंडर्ड कहता है डिस्क्लोज नहीं करना। मैंने कहा एडिशनल डिस्क्लोजर है, जितने मर्जी दे दो, ये गलत है। तो याद रखिए एडिशनल डिस्क्लोजर आप दे सकते हैं इफ नॉट प्रोहिबिटेड। चले इफ नॉट प्रोहिबिटेड को साइड पे लगाते हैं, एडिशनल डिस्क्लोजर दे सकते हैं। अगला सवाल मेरा, इस एडिशनल डिस्क्लोजर अगर मैनेजमेंट ने दिया, हमने ऑडिट करना है कि नहीं? बताएं, हमें ऑडिट करना है कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? सवाल ये डिपेंड करता है। वो कहता है अगर तो मैनेजमेंट ने इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को कहते हैं सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, अगर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जोड़ दिया है तो फिर तो हमने इसको ऑडिट करना है, इसको भी करना है। और अगर मैनेजमेंट ने सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन को, एडिशनल इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अलग सेपरेट कर दिया है तो फिर हम इसको समझेंगे ये अदर इंफॉर्मेशन है। फिर से सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसका करना क्या है? डिपेंड्स मैनेजमेंट ने कैसे प्रेजेंट किया है। अगर मैनेजमेंट ने इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ मर्ज करके प्रेजेंट किया है, नोट्स का रेफरेंस दे दिया, साथ मिला दिया, तो फिर इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझा जाएगा। हमने या तो इसको वेरीफाई करना है या ऑडिट रिपोर्ट में क्लियरली लिखना है कि हमने इसको वेरीफाई नहीं किया हुआ, क्लियरली लिखना। लेकिन अगर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठा के बाहर कहीं प्रेजेंट किया, एंड में किया, या मैनेजमेंट ने इसकी हेडिंग बना के लिख लिया अनऑडिटेड, या इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कोई इंटरलिंक्ड रेफरेंस नहीं है, अलग हो गया ना, फिर ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन अदर इंफॉर्मेशन बन जाती है। यानी अगर अदर इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से दूर 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 अलग अलग करके लिखी हुई, तो फिर ये अदर इंफॉर्मेशन समझी जाएगी। और अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ मिला दी फिर क्या समझी जाएगी? इंटीग्रल पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझी जाएगी इंटीग्रल, या अदर इंफॉर्मेशन। डिपेंड किस पे करता है? हाउ इट इज प्रेजेंटेड, कैसे प्रेजेंट। समझ आई बात की? ठीक है, या तो अदर इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल। नेक्स्ट, ये है कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो आपको पता ही है, मींस
वो फ्रेमवर्क, वो रूल जिसके मुताबिक मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है। कह लिया? स्टैंडर्ड ये कहता है, स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने अगर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये लिखना है ना, अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसेप्ट है, ऑडिट का नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा पहले। ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ना, इसका ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ है। शुरू शुरू में ना वो मिक्स हो जाती हैं चीज़, वो कंसेप्ट ऑडिट का चल रहा होता है, वो जहन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट फाइनेंशियल में कंसेप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चल रहा होता है, जहन में ऑडिट का कंसेप्ट। तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन से है। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक जगह पे लिखा हुआ है, अगर आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखना है ना कि फ्रेमवर्क है आईएफआरएस, और आपने लिखना है दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस, तो आपने हर स्टैंडर्ड की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। पार्शियल कंप्लायंस की इजाजत नहीं है। यही कंसेप्ट हमने कल भी पढ़ा था कि अगर आपने ये लिखना है वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आईएसएस, तो आपने हर ऑडिट स्टैंडर्ड की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, अनलेस के कोई नॉट रेलिवेंट हो। याद है? स्टैंडर्ड भी यही कहते हैं। क्या मैं ये लिख सकता हूं मैंने बाकी तो सारे रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई की है, लेकिन मैंने IS2 में इन्वेंट्री को लाइफो बेसिस के ऊपर मेजर किया है? लाइफो बेसिस अलाउड नहीं है। अब सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, उसके डिस्क्लोजर दिया, वी हैव प्रिपेयर्ड दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस एक्सेप्ट फॉर IS2। ये बेहतर है स्टैंडर्ड, ये आना चाहिए या ये आना चाहिए? These financial statements have not been prepared in accordance with IFRS। क्या बेहतर है? स्टैंडर्ड कहता है पार्शियल कंप्लायंस की इजाजत या तो सारे के सारे स्टैंडर्ड की पाबंदी होगी या फिर पाबंदी नहीं होगी। मैं अपनी वालदा का बहुत फर्माबरदार हूं, हमेशा उनकी बात मानता हूं, सिवाय इस बात के कि वो कहते हैं रात को घर से बाहर नहीं जाना, मैं दोस्तों के साथ घूमने फिरने चला जाता हूँ 4-5 घंटे रोज। क्या मैं ये कह सकता हूँ मैं फर्माबरदार हूँ? मैं नहीं हूँ। स्टैंडर्ड कहता है, वो तो पर्सनल एग्जांपल, उसमें चाहे कहीं ना कहीं हमें कोई लेना देना। स्टैंडर्ड कहता है, मेरी बात सुन लो, मेरे से कंप्लायंस आपने, आप मेरे फर्माबरदार हो, ये उसी वक्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखना है जब मेरी एक एक बात की कंप्लायंस की हो। एक बात की भी खिलाफ वर्जी की ना, तो इसका मतलब है आपने मेरे मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाई। समझ आइए एग्जांपल? Compliance with an applicable financial reporting framework can only be stated if all requirements of that framework are met. Partial compliance is not allowed. For example, ये कहना कि financial statements are in substantial compliance with IFRS, ऐसा नहीं। Substantial दूर की बात है, कहता है एक ही भी खिलाफ वर्जी है। ये एग्री करते हैं इस बात से? टिक लगाएं, आगे चलते हैं। If financial reporting standard are supplemented by local, अच्छा एक लफ्ज है supplemented, एक लफ्ज है to framework। दो कंसेप्ट को समझें, दो कंसेप्ट को समझें। एक है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सप्लीमेंटेड बाय लॉ, इसमें फ्रेमवर्क एक ही है, बस लोकल लॉ की तरफ से छोटी मोटी दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं कि भैया साथ में ये चीज़ें भी डिस्क्लोज कर दो। ठीक है, जैसे वो 4 शेड्यूल पाकिस्तान में बेसिकली यही सिचुएशन है। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं IFRS के मुताबिक है, लेकिन 4 शेड्यूल 5th शेड्यूल में थोड़ी बहुत डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये केस अलग है। और अगर पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट पूरे का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बना के आपको दे देता कि पूरा सेट है, ये हम आपको कंप्लीट पैकेज दे रहे हैं, इस पूरे रूल्स के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाई जा सकती हैं, फिर हम उसे कहते हैं ये क्या है? फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क कहते हैं उन रूल्स को जो कंप्लीट गाइडेंस हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की। सप्लीमेंट हम उसको कहते हैं कंप्लीट गाइडेंस नहीं है, एडिशनल है।
कहता है पहले आपने कंसर्ट पहचानना है। अगर तो ज्यादातर केस ये होता है दुनिया में, पाकिस्तान में भी यही है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आर सप्लीमेंट में लोकल लॉज, तो आप क्या लिखेंगे, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल IFRS एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट। कहता है बोथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एडिशनल रिक्वायरमेंट्स बाय लॉ आर कंसीडर्ड एप्लीकेबल, यानी इसमें एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक ही होगा और ये दोनों रिक्वायरमेंट्स उस फ्रेमवर्क का हिस्सा है, IFRS भी लोकल लॉज भी समझ रहे हैं, फ्रेमवर्क इसमें एक ही है, बस उसमें एडिशनल रिक्वायरमेंट्स साथ जुड़ गई है। तो आपने जब कहना है ना दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद, तो क्या बताना है, वो फ्रेमवर्क भी एंड रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट के लफ्ज से पता चल रहा है चंद एक रिक्वायरमेंट्स है, ठीक। और अगर दोनों कंप्लीट फ्रेमवर्क हो अपनी जगह पे, IFRS भी एक कंप्लीट पैकेज है और पाकिस्तान में एक दूसरा फ्रेमवर्क है, वो भी अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फिर उस सूरत में क्या होगा, ये कंसेप्ट है वो, ये है सप्लीमेंट वाला, ये है टू फ्रेमवर्क वाला, टू फ्रेमवर्क। तो इसमें क्या होगा, इसमें कहता है अब एक नहीं दो ओपिनियन होंगे, क्या होगा, एक नहीं दो ओपिनियन। एक ओपिनियन में आप बोलेंगे दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS, और दूसरे ओपिनियन में क्या बोलेंगे, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद लोकल फ्रेमवर्क। नहीं समझ आई बात, ये सेकंड में और फोर्थ में क्या फर्क है, हाँ जी, नहीं एप्लीकेबल वो है जिसको यूज किया गया हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, इसमें दोनों एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है क्योंकि दोनों को यूज किया गया है। इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें फ्रेमवर्क एक ही है, उसके साथ कुछ दूसरी रिक्वायरमेंट सिर्फ जुड़ गई है एडिशनल, इसमें फ्रेमवर्क ही दो हैं। जैसे USA में कौन सा फ्रेमवर्क चलता है, US गैप, अगर आप वहां पे जाके उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी कंपनी की IFRS के मुताबिक भी बनाएं और US गैप के मुताबिक भी बनाएं, है रेयर। आपको पता है वो क्या इंग्लिश का मुहावरा है कि नो वन कैन सर्व टू मास्टर, कोई इस तरह का मुहावरा है ना इंग्लिश का, तो होता रेयर है, लेकिन मे भी कभी हो जाए। अगर हो जाए तो आप बताइए उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट US में बैठ के क्या लिखेंगे, दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS लिखेंगे, या दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद US गैप लिखेंगे, या के दोनों के मुताबिक लिखेंगे, दोनों फॉलो। लेकिन पाकिस्तान में आ जाए, पाकिस्तान में IFRS के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, लेकिन साथ चंद एक रिक्वायरमेंट है, सिर्फ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स लोकल लॉ की, 4th शेड्यूल 5th शेड्यूल वाली। तो पाकिस्तान में फ्रेमवर्क एक है कि दो है, क्यों, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी तो हैं, वो तो सिर्फ थोड़ी सी हैं, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए नहीं है। तो उसमें ओपिनियन एक ही आएगा और उस ओपिनियन में क्या लिखेंगे, दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ लोकल लॉ। फर्क समझ रहे हैं, इफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सप्लीमेंटेड को अंडरलाइन करें और टू फ्रेमवर्क को अंडरलाइन करें, सप्लीमेंटेड को अंडरलाइन करें, टू फ्रेमवर्क को अंडरलाइन करें। ठीक है, और ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन की एग्जांपल है। कहता है बाज़ औक़ात ऐसा होता है, आपने कहा दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS and substantially and also in accordance with local law, in accordance with generally accepted accounting principle, other framework, और अदर फ्रेमवर्क को 70% कंप्लाई करती है।
फिर से सुने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई IFRS, उसमें भी 2 फ्रेमवर्क यूज किए। IFRS पूरा कंप्लाई हुआ, US GAAP 70% कंप्लाई हुआ। अब स्टैंडर्ड क्या कहता है कि जो 70% कंप्लाई किया ना, ये आपने अगर नोट्स में लिख दिया कहीं पे तो आपका फ्रेमवर्क IFRS समझा जाएगा। 70% कंप्लायंस जो दूसरे फ्रेमवर्क की है ना, ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन समझी जाएगी। समझ रहे हैं? नहीं, मिक्स हो रही है चीजें। फिर से आते हैं, 3 सवाल पूछूंगा, अगर सही जवाब दे दिया मतलब ये सारा कंसेप्ट आ गया इंशाल्लाह। पहला सवाल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के मुताबिक बनाई है, एक ही फ्रेमवर्क IFRS, और IFRS को 70% फॉलो किया है। क्या हम लिख सकते हैं हाँ कि these financial statements have been prepared in accordance with IFRS except for 30%? नहीं लिख सकते। ये कौन सी वाली एग्जांपल थी? पहले वाली। फिर IFRS को हमने फॉलो किया, कंप्लीट फॉलो किया, साथ में 70% गैप को भी फॉलो किया। अच्छा, ये क्यों एक्सेप्टेबल? पहले 70% आपने कहा था एक्सेप्टेबल है ही नहीं, ये आप कह रहे हैं सर एक्सेप्टेबल है। हाँ, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है, ये IFRS के लिए एक्सेप्टेबल है, IFRS के लिए एक्सेप्टेबल है। एक ही फ्रेमवर्क 70% और नहीं एक्सेप्टेबल, एक पूरा फ्रेमवर्क है, दूसरा 70% एक्सेप्टेबल है, उसमें ओपिनियन IFRS का देंगे जो पूरा है, और 70% को क्या ट्रीट करना है? सप्लीमेंट्री। अच्छा, IFRS वो भी 100%, US गैप वो भी 100%, गैप भी 100%, 2 फ्रेमवर्क। ओपिनियन एक आएगा कि 2 आएंगे? 2 आएंगे, शाबाश। और ये वाली एग्जांपल तो पाकिस्तान की है, इसलिए इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया, ये तो कम हर जगह कि जब एक फ्रेमवर्क पूरा है और दूसरा फ्रेमवर्क कोई है ही नहीं, ठीक है, दूसरा फ्रेमवर्क कोई फ्रेमवर्क नहीं है, सिर्फ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो फिर एक ही फ्रेमवर्क होगा और उसमें लिख देंगे इन अकॉर्डेंस विद IFRS एंड। भाई कुछ समझ आया? फिर से क्विकली, सिर्फ 70% एक फ्रेमवर्क है, 70% कंप्लायंस, ये एग्जांपल है। 2 फ्रेमवर्क, एक 100%, एक 70%, ये एग्जांपल। 2 फ्रेमवर्क, दोनों 100%, ये एग्जांपल। एक ही फ्रेमवर्क है, वो 100%, साथ में छोटी मोटी कुछ दूसरी रिक्वायरमेंट, दूसरी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स है, दूसरा कंप्लीट फ्रेमवर्क नहीं है, ये बात। फर्क समझ आया इनमें? इसको तसल्ली से पढ़िएगा। इस पूरे स्टैंडर्ड में प्रोबेबली कोई टेक्निकल चीज़ अगर है ना, तो ये छोटे मोटे 3-4 केसेस, लेकिन उम्मीद है समझ आगे होंगे। डिफ्रेंशिएट कर लिया आपने? इसके साथ हमारा स्टैंडर्ड, और हमारी अगली क्लास होगी, अब 3 क्लासेस इस वीक में होगी, अगली क्लास होगी हमारी इंशाल्लाह मंडे को। लेकिन दरमियान में मैं कुछ रिसोर्सेज शेयर करूंगा, आप होम असाइनमेंट सुन लें। आज जाके आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज किसी भी लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड करके पढ़नी है अगले 2-3 दिन में। हर स्टूडेंट ने अपनी अपनी मर्जी की, अगर कोई क्लाइंट पे हैं और ऑडिट कर रहे हैं तो उसकी, या किसी भी किसी एक लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड करके कंप्लीट पढ़नी है। मैं भी दे सकता हूं, नहीं दूंगा। आप लोगों ने अपनी मर्जी से कोई एक लिस्टेड कंपनी सेलेक्ट करनी है और उसके ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ना। इसके 2 तरीके हैं। नंबर 1, कोई कंपनी जहन में लेके आए, वेबसाइट के ऊपर रिक्वायर्ड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपलोड करना। कोई कंपनी जहन में लेके आए, फेवरेट कंपनी, वेबसाइट पे जाएं, उसकी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करें, उसमें ऑडिट रिपोर्ट होगी। दूसरा तरीका क्या है? सेंट्रलाइज सिस्टम, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जाएं। स्टॉक एक्सचेंज में हर कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उधर सेंट्रलाइज सारी कंपनीज की लिस्टेड कंपनी पाकिस्तान में जितनी भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाएगी, उधर में से किसी को सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लें। लेकिन एक कंपनी की लिस्टेड कंपनी ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड करके पढ़नी है और उसमें गलती निकालने की कोशिश करनी है। गलती निकालने की कई दफ़ा गलती होती भी है, लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में गलती होती है।
ठीक है, चंद दिन पहले कैफके के बच्चे ने एक रिपोर्ट, कहा सर ये सर आपने तो ये पढ़ाया था, ये है, ओए ये तो होना ही नहीं चाहिए था, गलती थी, बड़ी गलती थी। ठीक है, पढ़ाने में नहीं, रिपोर्ट में नहीं गलती। ठीक है, वो बेसिकली वो कहता है जब डिस्क्लेमर ओपिनियन देना तो आपने वी हैव ऑडिटेड नहीं लिखना, लिखना वी वर एंगेज्ड टू ऑडिट। उन्होंने लिखा डिस्क्लेमर ओपिनियन देके लिखा वी हैव ऑडिटेड। क्लियर, असाइनमेंट क्लियर हो गए? चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।